माँ ने बड़े अरमानों से भाई की शादी अपनी पसंद से करवाई थी, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि प्रेम विवाह से लड़का भटक जाता है। मगर भाई की शादी के बाद हमें पता चला कि बिगड़ने के लिए प्रेम विवाह नहीं, बल्कि एक गलत इंसान ही काफ़ी होता है। आए दिन भाभी माँ से बदतमीज़ी करती रहती और भाई मूक दर्शक बने रहते। वो मुझ पर भी गंदे गंदे आरोप लगाती रहती थीं। एक दिन रात के 10 बज रहे थे कि अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने मेरी नींद उड़ा दी। मैं घबराकर बाहर निकली तो भाभी के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं और दरवाज़ा भी खुला था। जैसे ही मैं भागकर अंदर गई, मेरे कदम वहीं जम गए और सांस सीने में अटक गई, क्योंकि भाभी ज़मीन पर गिरी। मानवी बेटा, जाकर भाई को जगाओ, इतनी देर हो गई है, क्या उसे ऑफिस नहीं जाना? मैं रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब माँ की आवाज़ आई, जो शायद बरामदे में बैठी गीता का पाठ कर रही थीं। माँ और मैं जल्दी ही उठ जाते थे, लेकिन भाई को ना जाने क्यों देर से उठने की लत लग गई थी। 9 बजे उन्हें ऑफिस जाना था और अब 8:45 हो चुके थे। मैं पराठे बना रही थी। मैंने वो पराठा बनाया और चूल्हा बंद करके भाई के कमरे में पहुंच गई और बड़ी मुश्किल से उन्हें जगा भी दिया और अंत में उन्हें यह भी बता दिया कि माँ को आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं ये कहकर वहाँ से भाग आई थी। भाई पीछे से पूछते रह गए कि क्या बात है, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। और फिर नाश्ते के दौरान भाई बार बार माँ से पूछ रहे थे, लेकिन माँ भी एक ही बात कह रही थी कि पहले सुकून से नाश्ता कर लो, उसके बाद बताती हूँ। और आखिरकार माँ ने भी वो बात बता दी जो मैं पहले से जानती थी। माँ ने भाई के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की थी, जो पढ़ी लिखी भी थी और सुंदर भी। कुछ दिनों से माँ उस रिश्ते के पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब तक भाई से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि भाई शुरू से ही कहते थे कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद शादी करूंगा। और अब भाई इस लायक बन गए थे। वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर कार्यरत थे और अब हमारे घर में बिल्कुल भी तंगी नहीं थी। और उन्होंने माँ से पहले ही कह दिया था कि वो माँ की पसंद की शादी करेंगे। उन्हें प्रेम विवाह में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। भाई माँ की बात सुनकर खुश हो गए थे। फिर हम कुछ देर वहीं पर बैठे अच्छी अच्छी बातें करते रहे और फिर दोपहर को मैं और माँ शिल्पा के घर पर पहुँच गए थे। वो वाकई में एक अच्छी लड़की थी। आज ही रिश्ता तय हो गया था। माँ यहाँ पर पहली बार नहीं आई थी, मगर मैं यहाँ पर पहली बार आई थी। माँ पहले भी कई बार आ चुकी थी और रिश्ता काफ़ी हद तक पक्का हो चुका था। बस आज माँ ने अंगूठी भी पहना दी थी और तारीख भी पक्की कर दी थी। सारे इंतज़ाम माँ पहले ही कर चुकी थी, बस भाई को ही कुछ नहीं बताया था। हर महीने भाई के वेतन में से माँ कुछ रकम निकाल कर अपने पास रख लेती और उससे उन्होंने अपनी बहू के लिए गहने भी बनवा लिए थे और अब शादी के खर्च के लिए भी रकम जमा हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू होती जा रही थीं। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि अचानक से इन्हें कौन सा दौरा पड़ गया है। कल तक तो इनके घर में कोई बात नहीं थी और अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। बस यूं समझ लें कि चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हो रहा था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब शिल्पा हमारे घर में बहू बनकर आ गई थी। उस दिन मैं और माँ बहुत ज़्यादा खुश थे। हम तो भाई से भी ज़्यादा खुश थे, मगर हम नहीं जानते थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो शिल्पा को बहुत सूघड़ और संस्कारी समझते थे, मगर अगली सुबह ही हमें एहसास हो गया कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। सुबह सवेरे माँ के कहने पर मैं भाई का दरवाज़ा खटखटाने के लिए पहुँच गई थी, ताकि वो और भाभी उठकर नाश्ता कर लें। मैं दरवाज़ा खटखटा रही थी और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और शिल्पा भाभी पैर पटकती हुई बाहर निकल आईं। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इतनी भी अकल नहीं है कि नए विवाहित जोड़े के दरवाजे पर ऐसे ही नहीं आ जाते? मगर नहीं, माँ ने कुछ सिखाया होगा तो कुछ पता होगा। वो ये कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई थी और मेरी आंखों में नमी थी। और उसी वक्त खड़े खड़े मैंने दिल में संकल्प कर लिया कि मैं मर जाऊंगी, मगर माँ को ये नहीं बताऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि माँ मेरे पीछे खड़ी सब सुन चुकी हैं और उनके हाथ कांपने लगे थे। वो शुगर की पेशेंट थीं और नई नवेली बहू के मुंह से अपनी परवरिश पर बात सुनकर तो शायद उनकी शुगर लो होने लगी थी।
फिर मैं दौड़कर माँ की तरफ गई और उन्हें पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, गलती मेरी है। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गई होंगी। और आपको भाई का तो पता है, वो तो अब तक घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, तो भाभी का कोई दोष नहीं है। मैं माँ का हाथ थामे उन्हें समझा रही थी, मगर उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो कह रही थी कि बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मुझे नहीं लग रहा कि ये लड़की वही है जिसे हम पसंद करके आए थे। शायद उस वक्त इसने अपने ऊपर अच्छाई का मुखौटा पहन रखा था। माँ अपने अनुभव से बात कर रही थी और मैं सच्चाई आंखों के सामने देखने के बावजूद भी बार बार इस हकीकत को झटक रही थी, क्योंकि यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और फिर थोड़ी देर बाद भाई और भाभी तैयार होकर बाहर निकल आए थे। शायद भाई को कुछ मालूम नहीं था और भाभी भी ऐसा व्यवहार कर रही थी कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। हालांकि उन्हें मुझसे नहीं तो माँ से तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर उनके कान पर तो जूं भी नहीं रेंग रही थी। नाश्ता करने के बाद भाभी भाई से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ की तरफ जाना है, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। जब तक तुम एसी नहीं लगवाओगे तब तक तो मैं वापस ही नहीं आऊँगी। जैसे ही भाभी ने हमारे सामने भाई को गुस्से से कहा, तो भाई कहने लगे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आता हूँ और फिर शाम में ले भी आऊँगा। शाम तक मैं एसी लगवा लूँगा। जैसे ही भाई ने ये कहा तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। माँ बीमार रहती थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। डॉक्टर ने एक बार कहा था कि आप लोग एसी लगवा लें, लेकिन उस वक्त माँ ने कहा था कि मैं अपने बेटे का इतना खर्चा नहीं कराऊंगी, मेरी जितनी ज़िंदगी होगी मैं ऐसे ही गुजार लूँगी। और भाई भी खामोश हो गए थे और अब भाई अपनी पत्नी के लिए एसी लगवा रहे थे। और फिर उसी वक्त भाई और भाभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से चले गए थे और फिर समय यूं ही गुजरता गया था। रात को भाभी वापस तो आ गई थी, मगर हमसे मिली तक नहीं थी और न ही माँ को प्रणाम किया था। बस हमने उनका चेहरा अगली सुबह ही देखा था और वो भी बिल्कुल तैयार। वो आज भी अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हालांकि आज हमने अपने घर पर छोटी सी दावत रखी थी जिसमें मेरे ननिहाल वाले आ रहे थे। जैसे ही माँ ने भाभी को भी तैयार देखा तो कहने लगी कि बेटा, आज मैंने दावत रखी है, अगर बहू ही नहीं होगी तो लोग बातें बनाएंगे। माँ की इस छोटी सी बात पर भाभी तो हत्थे से ही उखड़ गई थी और अपना पर्स ज़मीन पर फेंक कर कहने लगी, पता नहीं आप दोनों माँ बेटी को क्या परेशानी है, आप मेरी खुशियों से जलती हैं। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई इसलिए आप मुझे खुश नहीं देख सकती, और आप होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मैं भी वैभव से कहती हूँ कि मुझे कहाँ ले आया। वो ये कहकर अंदर चली गई और फिर जब वो भाई के साथ वापस आई तो भाई भी गुस्से में थे और कह रहे थे कि माँ, आखिर आपको परेशानी क्या है। पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करती थीं कि मैं अपनी बहू को बेटी बना कर रखूँगी, तो आप क्यों उसकी नाक में दम कर रखा है। इसे भी अपनी बेटी ही की तरह समझे ना। भाई ने ज़िंदगी में पहली बार माँ की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा, जिसकी वजह से माँ का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया था और वो दुखी एक हाथ से और वो खुद ही एक हाथ से दूसरा हाथ सहलाते हुए चरपाई पर बैठ गई थी। भाई ने ये देखा था मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ उन्हें प्यार से समझाते हुए अंदर चले गए थे और मैं माँ के पास आकर बैठ गई थी। हम नहीं जानते थे कि यहीं से हमारी दुखों की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, भाभी हर रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई बदतमीज़ी करती थी। भाई तो सारा दिन घर पर ही नहीं होते थे, वो काम पर होते थे। भाभी ने माँ और मुझे उस घर की नौकरानी समझ लिया था। हम सारा सारा दिन घर के काम करते, खाना भी बनाती थी, मगर खाना हमें भाभी देती थी और वो भी अपनी मर्ज़ी से। कभी कभी तो हमारा पेट भी नहीं भरता था और कभी वो बासी सब्ज़ी हमें दे देती थी और भाई से कहती थी कि आज घर में कुछ नहीं बना तो बाहर से कुछ ले आओ। तो भाभी के लिए भाई बाहर से खाना ले आते थे और वो दोनों अपने कमरे में बैठकर खाते थे। मुझे हैरत होती थी। मैं तो सोचती थी कि अगर मेरे भाई प्रेम विवाह नहीं करेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेंगे, मगर यहाँ पर तो कहानी उल्टी हो गई थी। सुबह सुबह का समय था। शादी के बाद मैंने बहुत छुट्टियाँ कर ली थीं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होते थे और माँ अकेले नहीं कर पाती थी।
लेकिन आज भाई की शादी को पूरे 20 दिन हो गए थे और आज मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने नाश्ता भी कर लिया था और फिर जैसे बैग उठाकर मैं घर से बाहर निकलने लगी तो भाभी की आवाज़ पर रुकना पड़ा। तुम कहाँ चली? चुपचाप घर पर बैठो। मैं जानती हूँ तुम बाहर रंगरेलियाँ मनाने के लिए जाती हो, मगर मैं अपने पति की इज्जत को यूं नीलाम होता हुआ नहीं देख सकती। भाभी ने मेरे हाथ से मेरा बैग छीनकर ज़मीन पर पटक दिया था। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी आंखों में आंसू थे। भाभी, आप मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? मैं तो आपको अपनी बहन जैसा समझती हूँ और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। बेशक आप माँ से पूछ लें, मैंने रोते हुए कहा। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। शायद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। जब अपना ही खून सफ़ेद होने लगे तो इंसान फिर रोता ही है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसते हुए कहने लगी कि मेरे सामने ज़्यादा सती सावित्री बनने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आधी आधी रात को तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही होती है और मोबाइल की टिक टिक मैं अपने कमरे तक सुन रही होती हूँ। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो समझ न पाऊँ कि तुम कौन सा गुल खिला रही हो। इसलिए चुपचाप अंदर चलो, वरना मैं वैभव से कहकर तुम्हारी वो दुर्गति बनवाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। भाभी चीख चीख कर बोलने लगी थी और मेरे रोने की आवाज़ भी अब पूरे आंगन में गूंजने लगी थी, क्योंकि मुझ पर जो वो आरोप लगा रही थी उन्हें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ और भाई भी आवाज़ें सुनकर वहीं पर आ गए थे। भाभी भाई से भी यही कहने लगी थी कि इसका कॉलेज बंद करवाओ। अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो मुंह उठाकर हर रोज़ बाहर निकल जाती है। भाई जो कभी मेरी पढ़ाई पर जान देते थे और कहते थे कि मेरी बहन कुछ बनकर दिखाएगी, उन्होंने भी मेरा बैग उठाया और बरामदे की तरफ फेंक दिया और मुझे भी गुस्से से कहा कि दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। सही कह रही है शिल्पा, तुम रोज़ बाहर निकलने के बहाने ढूंढती हो, वरना पढ़ाई वढ़ाई का कोई शौक़ नहीं है तुम्हें। मैं जो पहले ही टूट चुकी थी, भाई के इन शब्दों ने मुझे तोड़ मरोड़ दिया था। माँ खामोश खड़ी थीं। जब से भाभी यहाँ पर आई थीं, उनका व्यवहार हमारी आंखों के सामने आया था तो माँ को चुप लग गई थी। मैं जो पहले अपने भाई से अपनी हर बात मनवा लेती थी, दौड़कर अपने कमरे में चली गई थी और फिर 2-3 दिन तक तो माँ वहीं पर मुझे खाना देती रहीं। मुझ में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी और आज जब मैं बाहर निकली तो भाभी आंगन में बैठी फल खा रही थी। भाई भी उनके साथ थे। मेरा भी फल खाने का दिल था, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं कहा था। मैं मुंह बनाकर किचन में चली गई, मगर वहाँ पर भी खाने को कुछ नहीं पड़ा था और फिर मुझे ऐसे ही भूखे पेट अपने कमरे में आना पड़ा। और फिर समय यूं ही गुजरता गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हम पर ज़िंदगी और भी तंग होती जा रही थी। भाभी और भाई की शादी को 5 महीने हो गए थे और हम तो सड़क पर आ गए थे, क्योंकि माँ और मुझे अब भाई खर्चा नहीं देते थे। पहले जो सारी तनख्वाह माँ के हाथ पर रखते थे, अब अपनी पत्नी के हाथ पर रखते थे और उनकी पत्नी तो हमें 1 रुपया भी देना पाप समझती थी। मेरे सारे कपड़े फट चुके थे। गर्मियों का मौसम था, सूती कपड़े तो वैसे ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। माँ के कपड़े भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, मगर हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम भाभी से पैसे मांग सके। दोपहर का समय था और मैं और माँ अकेले बैठे थे। मेरा कुर्ता कंधे से फटा हुआ था, जिसे मैंने दुपट्टे से कवर किया हुआ था। माँ की आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी कि बस मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढकर तुम्हें ब्याह देती हूँ, ताकि तुम मेरे साथ अत्याचार न सहो। तुम्हारा भाई तो अंधा हो गया है, मैं तुम्हें जलील नहीं करवाना चाहती। आज पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने माँ से कहा कि आप चुप हो जाएं, मैं अभी भाभी के पास जाकर बात करती हूँ। हमें पैसे चाहिए, हमें गर्मियों के कपड़े लेने हैं। मैं गुस्से में भाभी के कमरे में आ गई थी और वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से मोबाइल छुपा लिया था। मैं जब दरवाजे से अंदर आ रही थी तो वो किसी को जान जान कहकर पुकार रही थी। मैं जानती थी कि वो भाई तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भाई को कभी ऐसा नहीं कहा था। और फिर अगर वो भाई होते तो भाभी मोबाइल क्यों छुपाती। मैं सारी कहानी समझ गई थी कि वो जो आरोप मुझ पर लगा रही हैं वो खुद ही ऐसी हैं।
मगर मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और आते साथ ही कहने लगी, भाभी कल ही भाई की सैलरी आई है, आपके पास पैसे होंगे, आप मुझे और माँ को पैसे दे दें ताकि हम अपने लिए गर्मियों के कपड़े ख़रीद लें। देखिए मेरा कंधा भी फट चुका है और मेरे पास सिर्फ 2 ही सूट हैं। जैसे ही मैंने कहा तो भाभी बेड से उठी और मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। कहने लगी कि पहले ये बताओ तुम बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर कैसे आई? अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे ऐसे मुँह उठाकर आ जाती हो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उन्होंने मुझे पैसे देने के बजाय थप्पड़ जड़ दिया था और मैं रोते हुए वहाँ से निकल आई थी। मैं जो हिम्मत करके गई थी, सारी हिम्मत टूट गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, माँ की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि अब उनकी दवाइयाँ हर महीने नहीं आती थीं। मैं भाई से कहती तो भाई यही कहते कि भाभी से पैसे ले लो। भाभी से कहती तो वो कहती कि मेरे पास फजूल के पैसे नहीं हैं, मैं जो तुम्हारी माँ की बीमारियों पर खर्च करती फिरूँ। कभी कभी मैं भाभी की शिकायत भाई से लगाने लगती तो वो कहते कि पता नहीं तुम्हें और माँ को मुझसे क्या जलन है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन तुम लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता। अगर यही चलता रहा तो मुझे इस मामले के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। उनकी बातों से मुझे बगावत की बू आती थी। लगता था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे या फिर हमें इस घर से निकाल देंगे। इसलिए आज के बाद मैंने सोच लिया कि मैं अपने मुंह पर जिप लगाकर बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। और फिर मैंने यही किया था। शाम का समय था, मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक भाभी के फ़ोन पर कॉल आने लगी। उनका मोबाइल किचन में ही पड़ा था और वहाँ पर अजय लिखा हुआ था और साथ में हार्ट भी बना हुआ था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और भाभी को आवाज़ें लगाने लगी, मगर वो आ ही नहीं रही थी। जब मैं बाहर निकली तो माँ कहने लगी कि वो छत पर गई है। जब मैं छत पर गई तो भाभी दीवार से नीचे देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो किसी को इशारे कर रही थी। उनके हाथों में भी कुछ था, जैसे नीचे से किसी ने कुछ फेंका हो। मुझे देखकर उन्होंने वो जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे में छुपा लिया और कहने लगी थी कि क्या मुसीबत है, यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे पीछे मत आया करो। मैंने चुपचाप उनकी डांट सुनकर उन्हें उनके मोबाइल के बारे में बताया तो भाभी भागकर नीचे चली गई थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर किसी अजय की कॉल आ रही थी, भाभी वो कौन है, तो भाभी ने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा कि जैसे वो मुझे मार डालेंगी और फिर कहने लगी कि अब तक तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो क्या ही कर सकती हैं। इतने अत्याचार तो उन्होंने हम पर कर दिए थे। माँ बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी, मेरा कॉलेज छूट गया था, हम पुराने फटे कपड़े पहनते थे, हर वक्त हमारी आंखें आंसुओं से भीगी रहती थीं। अब भी वो हमारे साथ कुछ कर सकती थीं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर वो जो करने का सोच चुकी थीं, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगली शाम मेरा दम घुट रहा था। मैं छत पर चली गई, जो मैं पहले भी कभी कभार ही जाती थी। अभी भी वहीं पर खड़ी थी कि भाभी और भैया वहीं पर आ गए और आते साथ ही भाई ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मेरे सामने पत्थरों का ढेर फेंक दिया और कहने लगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरी नाक कटवा कर रख दी। और ये लेटर, ये किसी एक के नहीं, तुम 10 लड़कों के साथ इश्क लड़ा रही हो, कुछ तो पिता की इज्जत का ख्याल कर लेती। भाई की आंखों में नमी थी और वो तड़प कर कह रहे थे। मैं भाई के पैरों में गिर गई थी। भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट में देख सकती थी और समझ भी सकती थी कि ये सब वो जानबूझकर कर रही हैं। भाई मेरा विश्वास करे, ये सब सच नहीं है। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरा दम घुट रहा था। ये सब सुनने में बड़ी ही आम सी बात लगती है, मगर उस वक्त जो मुझ पर बीत रही थी वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। फिर भाई ने अपनी टांगें छुड़वाईं और वो ये कहकर वहाँ से चले गए कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं रही। वैसे भी शिल्पा कब से अपने कज़िन दिनेश के रिश्ते का तुम्हारे लिए कह रही थी। मैं ही बेवकूफ़ था जो सोचने में लगा हुआ था। और वो ये कहकर भाभी के साथ नीचे चले गए थे और मैं अभी सदमे से ही नहीं निकली थी कि शिल्पा भाभी का कज़िन, जो लंगड़ा भी था और नशेड़ी भी, जो कभी कभी यहाँ पर आता था,
भाई उसी का ही जिक्र कर रहे थे। मैं कुछ देर वहीं पर बैठी रही और फिर रोते धोते नीचे आ गई। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया था, वो तो वैसे ही बीमार थीं। मैं उन्हें ये बताकर और बीमार नहीं करना चाहती थी। मैं खाना खाए बिना सो गई थी। रात के 10 बज रहे थे कि अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैं जल्दी जल्दी बाहर आई तो भाभी और भैया लड़ रहे थे। उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा भी खुला था। जैसे ही मैं भागकर अंदर गई तो भाभी ज़मीन पर गिरी हुई थी और भैया बहुत गुस्से में कह रहे थे कि तुम जैसी घटिया औरत की वजह से मैंने अपनी बहन पर यह आरोप लगाया। तुमने अपने आशिकों के पत्र मेरी बहन के मत्थे थोप दिए थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम एक चरित्रहीन औरत हो जिसने पहले मेरे कान भरकर मुझे मेरी माँ और बहन से अलग किया और फिर मेरे साथ भी बेवफाई की। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। भाई ने वहीं पर खड़े खड़े शिल्पा भाभी से संबंध तोड़ लिया था और मैं कानों पर हाथ रखे खड़ी थी। अगली सुबह का सूरज हमारे घर पर कयामत लाया था। जब माँ ने ये सुना कि शिल्पा भाभी यहाँ से चली गई हैं और भाई ने उन्हें छोड़ दिया है और वो भी किसी वजह से, तो माँ अपना सीना पीट कर रह गई थी कि अब मेरे बेटे का घर दोबारा कैसे बसेगा। लेकिन भाई को चिंता नहीं थी। वो माँ के कदमों में बैठे रो रहे थे और कह रहे थे कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन 7-8 महीनों में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। भाई माँ के पैर चूम रहे थे और मुझसे भी माफ़ी मांग रहे थे। माँ तो फिर माँ होती है और बहन का दिल भी तो मोम होता है जो हर वक्त अपने भाई के लिए तड़पता रहता है। इसलिए माँ और मैंने भाई को माफ़ कर दिया था। भाई ने अगले 3 साल तक शादी का नाम नहीं लिया था और अगर माँ शादी का जिक्र करती तो वो कहते कि नहीं, मैं अब अपनी माँ को और दुखी नहीं कर सकता। मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा जो मुझे आपसे जुदा कर दे। लेकिन 3 साल बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से एक सीधी सादी अच्छी लड़की से भाई की शादी कर दी थी। सादगी से विवाह हुआ था और वो लड़की आरती इतनी अच्छी थी कि हर वक्त माँ करती रहती थी और सारा काम वही संभालती थी। मेरा कॉलेज तो फिर से शुरू नहीं हो सका था क्योंकि इतने साल के गैप के बाद अब मेरा भी दिल नहीं चाहता था। हालांकि अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब भी मैं वो 7-8 महीने सोचती थी तो मेरा खून खौल उठता था। लेकिन फिर भी भगवान ने हमारी सुनी थी। भले ही हमने ये नहीं सोचा था कि भाई भाभी को छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि भाई को सही राह मिल जाए। उस रात भाई ने हमें ये नहीं बताया कि उन्हें भाभी की हकीकत कैसे मालूम हुई, लेकिन कुछ समय बाद भाई ने बता दिया कि भाई बाथरूम में थे और बाहर भाभी किसी से चहक चहक कर बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। मैंने अपनी ननद को बदनाम कर दिया है, अब उसे जल्दी यहाँ से निकलवा दूंगी। भाई ने ये सारी बातें सुन ली थीं। फिर सच्चाई उनकी आंखों के सामने आ गई थी। मगर आज बहुत कुछ बदल चुका है। भाई और आरती भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आज जब मैं अपने घर के रोशन आंगन में बैठी हूँ तो मुझे ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह महसूस होती है। वो वक्त पर लगा कर उड़ गया, लेकिन अपने पीछे वो सबक छोड़ गया जो शायद मैं सैकड़ों किताबें पढ़कर भी ना सीख पाती। आरती भाभी के आने से हमारे घर की फ़िज़ाओं में जो घुटन थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वो सिर्फ मेरे भाई की जीवन संगिनी बनकर नहीं आई, बल्कि उस उजड़े हुए घर के लिए एक ठंडी छाँव साबित हुई। भगवान ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा भी दिया जो घर की दीवारें जो कभी कड़वी बातों से गूंजती थीं अब एक नन्ही सी जान की किलकारियों से महकने लगी थीं। माँ जो कभी दुख से निढाल रहती थीं अब पोते को गोद में लिए हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। भाई अब पहले वाले भाई नहीं रहे थे। शिल्पा के उस कड़वे अनुभव ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा नहीं बल्कि वक्त से पहले समझदार बना दिया था। उनकी आंखों में अब वो जल्दबाजी और गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून और जिम्मेदारी का एहसास था। वो अक्सर मेरे पास बैठते, मेरा हाथ थामते और ख़ामोशी से मुझे देखते रहते। मैं जानती थी कि उनकी खामोशी में हज़ारों माफ़ियाँ छुपी होती थीं। वो अक्सर कहते, बच्ची, मैंने जो कांटों भरी राह तुम्हारे लिए चुनी थी उसका पछतावा मेरे शरीर को आज भी जलाता है।
अब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता चुनूँगा जहाँ सिर्फ फूल हों। और फिर वो दिन आया जब भाई के एक साथी विहान जी हमारे घर आए। विहान भाई के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। वो एक बहुत सुलझे हुए और ईमानदार इंसान थे। भाई ने उनकी शराफत को दफ्तर की मेज़ से लेकर निजी ज़िंदगी के रवैयों तक हर जगह परखा था। जब भाई ने माँ से मेरा जिक्र किया तो उनकी आवाज़ में एक मान था, एक भरोसा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई, आपका फैसला ही मेरा भाग्य है, क्योंकि मैं जानती थी कि इस बार भाई की नज़र में वो भाव है जो कभी धोखा नहीं खा सकता। मेरी शादी विहान से हुई और सच तो ये है कि विदाई का वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने एक मूवी की तरह चलता है। जब भाई ने मेरा हाथ विहान के हाथ में दिया तो उनके हाथ काँप रहे थे। उनकी आंखों में वही नमी थी जो उस मनहूस रात छत पर थी। लेकिन इस बार उस नमी में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक संतुष्टि थी कि उन्होंने अपनी बहन को एक सुरक्षित हाथों में सौंपा है। विहान ने जिस प्यार और इज्जत से मुझे अपनाया, उसने मेरे दिल के सारे पुराने घाव भर दिए। आज मैं अपने घर में मलिका बनकर रहती हूँ। विहान न सिर्फ एक अच्छे पति बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। लेकिन इन सब खुशियों के बावजूद जब कभी तन्हाई में वो 7-8 महीने मेरी यादों की खिड़की पर दस्तक देते हैं तो मेरा दिल आज भी काँप उठता है। वो वक्त जब मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ खड़ा था, जब मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए, जब मुझे एक नशेड़ी के हवाले करने की बातें हुई, वो दुख शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से हर उस भाई से कहना चाहती हूँ जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ और बहन को पराया कर देते हैं। याद रखिए, पत्नी ज़िंदगी का साथी ज़रूर है, उसके भी अधिकार हैं, उसे भी इज़्ज़त और मकाम देना चाहिए। लेकिन माँ वो हस्ती है जिसके चरणों में स्वर्ग है, और बहन वो मान है जो टूट जाए तो भाई का सर समाज में कभी ऊंचा नहीं रह पाता। कान के कच्चे मर्द कभी एक अच्छा घर नहीं बसा सकते। शिल्पा भाभी ने जो बीज बोया था, उन्होंने वही काटा। कलंक का धब्बा उनके माथे पर उनकी अपनी साजिशों की वजह से लगा। मेरी कहानी सिर्फ एक दुख भरी दास्तान नहीं है, बल्कि एक संदेश है उन लोगों के लिए जो दूसरों के घर उजाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ईश्वर की लाठी बेआवाज़ है, वो जब पड़ती है तो इंसान को संभलने की मोहलत नहीं मिलती। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मेरे भाई को सही रास्ता दिखाया। मैं खुश हूँ कि मेरे भाई का घर दोबारा बस गया। लेकिन वो जो कुछ महीने हम पर गुजरे, वो एक क़यामत से कम न थे। आज मेरा भाई और आरती भाभी माँ का जिस तरह ख्याल रखते हैं, वो देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा अपने मायके की दुआओं में बसा रहता है। आखिर मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, सारी बेटियों के भाग्य अच्छे करना, किसी भी बहन को वो दिन न दिखाना जो मैंने देखे। हे भगवान, हर भाई को अपनी बहन का संरक्षक बनाना और हर मर्द को ये अक्ल देना कि वो रिश्तों में समानता रख सके। वो अपनी पत्नी को उसकी उचित जगह दे, मगर अपनी माँ और बहन की मोहब्बत को भी कुर्बान ना करे। भगवान सबके घरों को खुशियों का महल बनाए और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। वक्त कितना ही घुटन भरा क्यों ना हो, अगर आप हक पर हैं तो जीत आपकी ही होगी। अपनों पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि बाहर वाले अक्सर घर उजाड़ने के लिए ही दस्तक देते हैं। और याद रखिए, जो आज किसी के साथ करेंगे, कल वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए हमेशा प्यार बांटिए, ताकि आपकी झोली में भी सिर्फ सुकून और प्यार ही लौट कर आए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।